अपहरण के मामले में धनंजय सिंह दोषी करार दिए गए। कल उनके लिए सजा का ऐलान करेगी अदालत। जौनपुर का क्या होगा सियासी हाल? क्या कृपाशंकर सिंह इसका फायदा उठाएंगे? ये तमाम बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। ये भी जानिए कि आज बीजेपी ने एनडीए सरकार ने, योगी सरकार ने अपना पहला कैबिनेट विस्तार किया है। कौन है वो चेहरे और क्या है उनकी खासियत, और आखिर में इस कैबिनेट विस्तार के मायने क्या हैं? कैसे बीजेपी अपना टारगेट इस कैबिनेट विस्तार के जरिए पूरा करना चाहती है? जी हां, टारगेट यानी 80 में 80। ये तमाम बातें आज की यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, जो चुनाव जौनपुर में कृपाशंकर सिंह बनाम धनंजय सिंह होता जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि कृपाशंकर सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके सामने अब धनंजय सिंह होंगे और इन दोनों के बीच जौनपुर की यह सियासी लड़ाई सिमट जाएगी। आज इस लड़ाई को भी बड़ा झटका लगा और धनंजय सिंह को भी। धनंजय सिंह को 2020 के एक अपहरण मामले में, ठेकेदार के अपहरण मामले में आज जौनपुर की अदालत ने दोषी करार दे दिया। सिर्फ दोषी ही नहीं करार दिया, आज ही उन्हें जेल भी भेज दिया गया और अब कल उनके लिए सजा का ऐलान होगा। तो 2020 के जिस अपहरण कांड में उन्हें दोषी करार दिया गया है, दरअसल अपहरण मामले की सजा बेहद ही खतरनाक है। कम से कम यह सजा 2 साल से ज्यादा की होगी और 7 साल के आसपास सजा हो सकती है। तो 2 साल अगर किसी को सजा हो गई तो उसके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। यानी कि कल अगर जौनपुर की अदालत ने धनंजय सिंह को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा इस मामले में सुना दी, तो यह तय मान लीजिए कि अब कृपाशंकर सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए एक रास्ते का कांटा निकल गया। धनंजय सिंह ने बहुत जोर शोर से ऐलान कर दिया था कि वो जौनपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, वहीं से ताल ठोकेंगे। बाकायदा उन्होंने ट्वीट करके कहा था, जब बीजेपी ने अपनी सीट पर, जौनपुर की सीट पर कृपाशंकर सिंह जो कि पुराने कांग्रेसी भी हैं, मुंबई उनका कह सकते हैं कि कर्मभूमि है, जहां से वो कांग्रेस के नेता के तौर पर पहचाने गए और जहां से वो कांग्रेस की सरकार में गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र के हुआ करते थे। जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और जौनपुर से जब वो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हुए हैं, तभी से जौनपुर की सियासत गर्म थी। धनंजय सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें जरूर किसी न किसी तरीके से टिकट मिल जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। जब बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को उतार दिया तो धनंजय सिंह ने भी अपनी दावेदारी ठोक दी थी। लेकिन क्या पता कि 24-36 घंटे के भीतर ही उन्हें सजा हो जाएगी, और वो भी ऐसे गंभीर मामले में जिसमें उनके लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा, और ये हो गया है। खैर, सजा क्या होती है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन इस सजा का असर इतना जरूर होगा कि बीजेपी को एक सियासी तौर पर या यूं कहें साइकोलॉजिकल तौर पर एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और अब वो ये कि कृपाशंकर सिंह के सामने अब कम से कम धनंजय सिंह चुनाव मैदान में नहीं होंगे। अब जब धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव मैदान में नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? समाजवादी पार्टी किसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी, बीएसपी किसी को अपना उम्मीदवार बनाएगी। ऐसे में यह त्रिकोणीय संघर्ष हो जाएगा। हालांकि जब से कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था, तभी से धनंजय सिंह के बारे में चर्चा थी कि वो अब इंडिया गठबंधन के दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और खास करके समाजवादी पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना दे। और चर्चा ऐसी भी थी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई है, इंडिया गठबंधन के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि ये चर्चाओं में था, लेकिन अब ये चर्चा भी धीरे धीरे इसलिए बंद हो जाएगी क्योंकि धनंजय सिंह इस रेस से ही बाहर हो गए हैं, और इसका फायदा बीजेपी को सीधा मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पैसे के बल पर, ताकत से, सब स्थिति से इस वक्त कृपाशंकर सिंह वहां मजबूत दिखाई देंगे, क्योंकि सामने धनंजय सिंह जैसा कोई बाहुबली नहीं है। ऐसे में अब कृपाशंकर सिंह के सामने सपा और बसपा का कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।
लेकिन एक बात साफ है कि अब इस लड़ाई में एक क्लियर एज बीजेपी को दिखाई दे रहा है, क्योंकि कृपाशंकर सिंह जाना माना बड़ा नाम है और उनके सामने अब समाजवादी पार्टी का कौन सा चेहरा उतरता है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात साफ है कि धनंजय और कृपाशंकर की ये लड़ाई अब सियासी तौर पर कम से कम फिलहाल खत्म होती दिखाई दे रही है। 24 में तो धनंजय नहीं लड़ पाएंगे, आगे क्या होगा देखना होगा। अब अगली खबर। तो आखिरकार वो बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार आज पूरा हो गया। ओम प्रकाश राजभर जो लगातार बातें कहते रहे कि बिना उनके मंत्री बने चुनाव आयोग अपनी तारीखें नहीं रखेगा, तो हुआ वही जो उन्होंने कहा। बात हल्के फुल्के अंदाज में कही गई थी, बात सरकास्टिक तौर पर कही गई थी, लेकिन यह सच हुआ कि वो आज मंत्री बन गए। उन्होंने आज शपथ ली। उनके बाद ठीक बाद दारा सिंह चौहान ने शपथ ली। उसके बाद आरएलडी के प्रत्याशी, आरएलडी की तरफ से मंत्री बनाए गए अनिल कुमार, उन्होंने शपथ ली। और आखिर में सुनील शर्मा जो कि बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक थे, उन्होंने शपथ ली। इन चारों शपथ को आप देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि ये चारों चेहरे बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हैं। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को देखिए। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल से आते हैं। बलिया उनका मूल, उनकी कर्मभूमि है। जहुराबाद से वो विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में जब अलायंस हुआ था, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को पूर्वांचल में अगर अच्छी सीटें मिली थी या बीजेपी को दबाने में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कामयाब हुई थी, तो यह माना जा रहा था कि उसमें ओम प्रकाश राजभर का बड़ा रोल है। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के का जो रथ है उसके सारथी के तौर पर घूमते रहे थे और पूर्वांचल में बीजेपी बेहद ही बुरी स्थिति में पहुंच गई थी। हालांकि बीजेपी को अच्छी सफलता पूरे यूपी में मिली, लेकिन पूर्वांचल में कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर की वजह से समाजवादी पार्टी काफी बेहतर प्रदर्शन कर पाई। चुनाव के तुरंत बाद ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ा और बीजेपी की राह पर चले आए। एनडीए में आ गए, एनडीए के साथ आ गए और कहा जाता है कि अमित शाह इस पूरे बीजेपी को नए तरीके से दोबारा जोड़ने के पीछे उनकी भूमिका थी। तो ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के तकरीबन दर्जन भर जिलों में अपना प्रभाव रखते हैं। उनकी जो बिरादरी है, उनकी जो जाति है, राजभर और भर जैसी जातियां, और इसके अलावा वो हमेशा से छोटे छोटे दलों और खास करके ऐसी जातियां जो बड़ी जाति नहीं है लेकिन छोटी छोटी जातियां मिलकर एक बड़ा समूह बनाती हैं, उनकी सियासत की बात करते रहे हैं। बीजेपी को यह सियासत सूट करती रही है और बीजेपी ने आज ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दे दिया। पूर्वांचल में इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, यह साफ दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे दारा सिंह चौहान की, और अब दारा सिंह को समझ लीजिए। दारा सिंह ने शपथ ली। शपथ की ये तस्वीरें दिखाती हैं। दूसरी बार योगी मंत्रिमंडल में दारा सिंह चौहान आज मंत्री बने हैं। योगी के पहले मंत्रिमंडल में वो वन एवं पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे। फिलहाल कौन सा मंत्रालय मिलेगा यह तय नहीं है, अभी कुछ देर बाद हो सकता है उसका भी ऐलान हो जाए। लेकिन दारा सिंह चौहान बिरादरी, यानी कि पूर्वांचल में जिसे नोनिया जाति कहा जाता है, जो कृषक जाति मानी जाती है, उस जाति के नेता के तौर पर इनकी बड़ी पहचान है। शुरुआत बीएसपी से और बीएसपी के बाद बीजेपी, उसके बाद समाजवादी पार्टी और उसके बाद दोबारा बीजेपी। हालांकि इसके अलावा भी वो कई पार्टियों के साथ उनके संबंध रहे, लेकिन वो सबसे सीनियर नेताओं में से हैं इन चारों में। वो विधानसभा भी रहे, विधान परिषद भी रहे, राज्यसभा भी रहे, लोकसभा भी रहे। तो दारा सिंह चौहान का एक बड़ा राजनीतिक करियर है और बीजेपी उनके प्रभाव का इस्तेमाल करना जानती है और चाहती भी है। अमित शाह के वो खोज हैं, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर खोज हैं, तो माना यह जा रहा है कि पूर्वांचल को बीजेपी ने इन दोनों नेताओं के माध्यम से साधने की कोशिश की है और ये दोनों
दो उन जातियों के नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर दारा सिंह चौहान, जिसकी आवाज तो कम थी लेकिन जिसका वोट काफी ज्यादा था। अखिलेश यादव ने भी इनके बूते अपनी पीडीए को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार नहीं बनी तो ये दोनों नेता वापस बीजेपी में आ गए। अब 2024 के चुनाव में पूर्वांचल में ये दोनों नेता बीजेपी के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। अब हम जानेंगे अनिल कुमार के बारे में। तो आरएलडी ने आज योगी कैबिनेट में अपने चेहरे के तौर पर अनिल कुमार को आगे किया। यूं तो आरएलडी के बारे में माना जाता है कि ये जाटों की पार्टी है और अगर कभी किसी को पद देना होता है तो उसमें जाट ही वो पद लेंगे, लेकिन आज इस मिथक को जयंत चौधरी ने तोड़ दिया। उन्होंने लोकसभा के लिए जो प्रत्याशी दिए उसमें भी एक गुर्जर और एक जाट दिया, विधान परिषद के लिए एक जाट दिया, लेकिन जब योगी कैबिनेट में आरएलडी के तरफ से मंत्री बनाने की बारी आई तो उन्होंने अनिल कुमार को चुना। जी हां, अनिल कुमार दलित के जाटो बिरादरी से आते हैं। वो पुरकाजी विधानसभा जो कि मुजफ्फरनगर की सीट है, वह सुरक्षित सीट है, वहां से उन्होंने चुनाव जीता है। कई बार के विधायक हैं और जयंत चौधरी और आरएलडी के सबसे लॉयल नेताओं में से एक रहे हैं। जिस तरीके से अनिल कुमार को आगे किया गया है, ये जयंत चौधरी की अपनी राजनीति के लिए तो बेहतर है ही, एनडीए के मिशन 80 के लिए भी ये एक कारगर कदम दिखाई देता है। इसलिए क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कोई जाति या कोई बिरादरी सबसे ज्यादा है तो उसमें दलित, और दलितों में भी जाटो बिरादरी सबसे ज्यादा है, जिसके बल पर बीएसपी या मायावती पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कभी सबसे बड़ी ताकत रही। पुरकाजी में बीजेपी को इन्होंने हराया था, लेकिन अनिल कुमार के आने से एक तरफ जयंत चौधरी की छवि एक जाट नेता, एक जाट पार्टी के नेता से निकलकर एक ऐसे नेता और एक ऐसे दल की हो रही है जिसमें सभी के लिए स्थान है। यानी कि आरएलडी अब दलितों की, गुर्जरों की और जाटवों की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। तो 2024 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल कुमार जैसे नेताओं की वजह से बीजेपी दलितों में अपना पैठ बढ़ाएगी। तो आज उनका भी शपथ हुआ और ये बीजेपी के, या यूं कहें योगी कैबिनेट के आज तीसरे चेहरे थे। अब चौथी जो शपथ हुई है वो भी सुन लीजिए। सुनील शर्मा, जी हां, सुनील शर्मा गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा से विधायक हैं। इनकी खासियत यह है कि बड़े ही साधारण, बड़े ही सिंपल किस्म के नेता हैं। बहुत आसान है लोगों का इनसे मिलना जुलना, किसी के लिए भी ये काम करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी की गाड़ी पर बैठकर चले जाते हैं, उसका काम करा देते हैं। ऐसा इनके क्षेत्र में लोगों का इनके बारे में मानना है। बेहद ही सहज और मृदुभाषी माने जाते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ रिकॉर्ड भी जुड़े हैं। विधानसभा में रिकॉर्ड वोटों से जीतने का जो रिकॉर्ड है इनके ही नाम है। 2017 की बात की जाए तो ये करीब 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2022 में ये 2 लाख के आसपास के वोटों से जीते थे। और किसी एक विधानसभा में इतने वोटों से जीतना किसी रिकॉर्ड से कम नहीं होता। 1.5 लाख का मार्जिन या 2 लाख वोट लेकर के आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्जिन है। ब्राह्मण चेहरे हैं। यूं तो अवध में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, पूर्वांचल में ब्राह्मण चेहरों की बड़ी मांग होती है कि ये इलाका ब्राह्मणों का गढ़ है। लेकिन पहली बार पश्चिम के, सुदूर पश्चिम से, यानी कि बिल्कुल दिल्ली से जो लगे हुए जो इलाके हैं, साहिबाबाद जैसे इलाके, वहां से बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरा दिया है। तो इसके पीछे की वजह सिर्फ दिल्ली, सिर्फ उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं है, कहीं ना कहीं दिल्ली का चुनाव भी है। तो इन चारों मंत्रियों को आपने देख लिया जिन्होंने आज योगी 2 की कैबिनेट में अपनी जगह बनाई। लेकिन आखिर इस कैबिनेट विस्तार के सियासी और राजनीतिक मायने हैं क्या? दरअसल 2024 का चुनाव और बीजेपी का मिशन 80-80, जी हां, मिशन 80 में 80 ये बीजेपी का मिशन है। और प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के तमाम नेता हर हाल में
80 में 80 लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये नामुमकिन जैसा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन 80 में 80 सीटें लाना एक असंभव जैसा है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेता, सभी नेता इस बात का आप दावा करने लगे हैं कि 80 में 80 जीतेंगे। और क्यों नहीं जीतेंगे, जब महाराष्ट्र में जीत सकते हैं, जब मध्य प्रदेश में जीत सकते हैं, जब गुजरात की सारी सीटें जीत सकते हैं, तो यूपी क्यों अछूता रहे। इस बार हम यूपी में करके दिखाएंगे, ऐसा दावा है बीजेपी का। लेकिन फिर भी 80 में 80 सीट जीतना एक असंभव को संभव करने जैसा होगा। लेकिन इस कैबिनेट को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके पीछे की सियासत भी यही है। बीजेपी ने अगर 2022 में सरकार बनाई तो सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का मध्य यूपी जिसे कहते हैं उसमें रहा, क्योंकि पूर्वांचल में बीजेपी की हालत खराब थी। पश्चिम में बीजेपी ने अच्छा किया, लेकिन 2017 से के बराबर का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। लेकिन बाकी दूसरे क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा। 2/3 सीटें अगर बीजेपी जीती तो उसके पीछे की वजह यह थी कि बीजेपी ने पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी जगहों पर उसने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। तो ऐसे में 2024 के लिए कहां पूर्वांचल में गड़बड़ी हुई और कहां पश्चिम में उनसे गलती हो गई, इसका आकलन किया गया और यह माना गया कि कुछ नेताओं को खो देना, कुछ जातियों के बड़े चेहरों का अखिलेश यादव के साथ चला जाना, इसकी वजह से 2022 में बीजेपी को ठीक ठाक नुकसान हुआ। लेकिन 2024 में अगर प्रधानमंत्री के लिए सभी सीटें जीतना है तो उन्हें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़नी होगी। उन्हें कहीं भी एक भी गलती के लिए जगह नहीं होगी। शायद यही वजह है कि मिशन 2024 को देखते हुए बीजेपी ने उन तमाम नेताओं से संपर्क साधा, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो या फिर आरएलडी के जयंत चौधरी हो। और इस संपर्क का ही ये नतीजा है कि एक साल होते होते, यानी कि पिछले साल मार्च में जब ये सरकार बनी उसके तुरंत बाद ओम प्रकाश राजभर आ गए, उसके बाद दारा सिंह चौहान आ गए और अब जबकि चुनाव सर पर आया है तो जयंत चौधरी भी आ गए। तो इसके सियासी मायने बड़े गूढ़ हैं। बीजेपी हर हाल में 2024 को लेकर इन तमाम नेताओं के साथ जुड़े वोट बैंक को समेटना चाहती है। बीजेपी इन सभी नेताओं के बहाने पश्चिम और पूरब को इस कदर मजबूत कर लेना चाहती है कि उसके लिए फिर सीटें एक एक करके उसकी झोली में आ जाएं। और अगर ये सभी नेताओं के वोट बैंक बीजेपी के साथ उसी शिद्दत के साथ जुड़ते चले गए तो फिर बीजेपी के लिए 2014 का परफॉर्मेंस दोहराना आसान हो जाएगा। 2014 का परफॉर्मेंस बीजेपी का 71 और अपने सहयोगी दल के साथ 73 यानी कि 73 सीटों का था। ऐसे में वो 80 में 80 के बेहद करीब पहुंच जाएगी। तो सियासी मायने बीजेपी के बिल्कुल साफ हैं। जितना समेट सकते हो समेट लो, क्योंकि ये 2024 का चुनाव है, मोदी के नाम पर वोट है और इन नेताओं को लेकर उनके सभी वोटों को समेटना ही बीजेपी का इस वक्त का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और आज के इस ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है वो इसी ओर इशारा करता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।